तो फिर गुड मॉर्निंग, कैसा रहा भाई कल का दिन? पढ़ा किसी ने? अब पढ़ने की बात आई तब सबके माइक म्यूट हो गया। गजब, क्या बात है। कल पढ़ा किसी ने? अभिवा, त्रिवेणी, पायल। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। ये एक बच्ची को और ऐड होने दो। सर डिसीज जो है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या नीट में? ऑब्जेक्टिव बेटा, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं किसके कारण हो रही है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्या उसका सिम्टम है, ये चीज पूछते हैं। मेन तो यही रहता है कि किसके कारण हो रही है। डिसीज वाले पोर्शन है ना हमारे, मतलब अगर हम 8th चैप्टर की भी अगर डिसीज की बात करें तो यही चीज है वहां से भी, कि हमको उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन कौन है वो पूछते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, और टेस्ट पूछ लेते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए तो टेस्ट ऐसे है कि ब्लड टेस्ट लिख दो एक, और मतलब ब्लड टेस्ट, और एक ये याद होना चाहिए कि वो किस सिस्टम से रिलेटेड हो रही है और उस सिस्टम का प्रोडक्शन क्या निकल रहा है। जैसे मान लो अगर हमको हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है ना, मतलब हमारे इसोफेगस में स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के कारण या तो अल्सर हो गए, या स्टोमक में अल्सर हो गए, या इंटेस्टाइन में अल्सर हो गए, लेकिन किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। तो हम वहां से क्या कर सकते हैं? हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, हम वॉमिटिंग वाला जो फ्लूइड मटेरियल निकल रहा है उसका टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इतनी चीजें हम कर सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हुआ है, गुड मॉर्निंग बेटा निशा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हुआ है तो हम स्पूटम टेस्ट कर लेंगे, है ना। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी बोलते हैं उसको, हमारी लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं, है ना। लीवर से रिलेटेड कोई चीज अगर हुई है तो उसमें हम एलएफटी करते हैं। लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज हुई है तो उसमें हम एलएफटी करते हैं। एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। किडनी से रिलेटेड कुछ हुआ है तो हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, है ना। तो ऐसे सिस्टम से रिलेटेड हम अलग अलग जो टेस्ट करते हैं वो चीजें यहाँ पर पूछते हैं कि क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या वो डिसीज है, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो उसके लिए याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि जो हमने अभी जैसा चार्ट यहाँ पे शो किया था ना, वैसे चार्ट में बनाओ कि एक साइड डिसीज का नाम लिख लो, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लो, उसके जो भी साइन सिम्टम है मेन वो लिख लो, क्या उसका कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो कॉम्प्लिकेशन भी हमको लिखना पड़ेगा। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो डिसीज है, इन डिसीजों में तो हमको बेबी के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से तो सिफिलिस, गोनोरिया ये ज्यादा पूछते हैं दो के बारे में, और तीसरा अगर आता है तो फिर एड्स का पूछते हैं। कौन सा चार्ट? अरे भाई जो डिसीज का हमने चार्ट बनाए थे, तुम लोगों को भी जो बनाने के लिए बोला था कि ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिखाऊंगा तो फिर ये बहुत पीछे चले जाएगा। ये लास्ट में हमने यहाँ एक डिसीज वाला चार्ट बनाया था ना बेटा, ये या तो ऐसा एकदम शॉर्टकट बना लो, या तो फिर ये वाला बनाओ, है ना। तो यहाँ पे उसके कॉजेस, मतलब किसके कारण हो रहा है, उसके साइन सिम्टम लिख लो, फीटस के ऊपर इफेक्ट, एंटी ये ट्रीटमेंट, और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन उतना ज्यादा नहीं रहता है ट्रीटमेंट में, जैसे पेनिसिलिन के लिए वो पूछ लेता है। लेकिन यहाँ से देखो एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन कौन सी जनरेशन की है? तो 4th जनरेशन की मेडिसिन है, और इसी को क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब हमने फिजिक्स में वो स्पेक्ट्रम देखा होगा तुम लोगों ने, स्पेक्ट्रम जैसी कोई चीज पढ़ी थी?
स्पेक्ट्रम पढ़ी है सर। वो क्या था, लाइट जब फैलती है तो वो तो हाइड्रोजन बैंड्स बैंड्स मिल रहे हैं हमको, है ना। से लाइट शो करते हैं। हाँ हाँ, वो अलग अलग लाइट के बैंड्स जो हमको मिलते हैं वैसे, है ना। तो यहाँ पर भी वही मतलब हो रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब ये हो रहा है कि जो पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर में ही इफेक्ट करती है। जैसे हम इथाम्ब्यूटॉल ले लो, इथाम्ब्यूटॉल क्या करती है, या आइसोजिनामाइड है, ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही है। दूसरी में इनको हम बहुत कम यूज कर सकते हैं। लेकिन पेनिसिलिन हो गई, है ना, पेनिसिलिन हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, पेनिसिलिन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं आती है क्योंकि उसकी अलग अलग कैटेगरिया है ना, कि वो किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनाई गई है। तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना, मतलब वो एक ही मेडिसिन है, हम बहुत सारी चीजों में ले सकते हैं। अच्छा, किसी ने डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन ली हो, तो उस मेडिसिन के ऊपर में पैरासीटामॉल जरूर लिखा हुआ रहता है ना, उसके कंपोनेंट में अगर देखा हो तो पैरासीटामॉल लिखा हुआ रहता है। कोई भी मेडिसिन ले लो तुम किसी भी चीज के लिए, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि वो सभी चीजों में जरूरी हो रही है, सभी चीजों पे इफेक्ट कर सकती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उन मेडिसिनों को बोलते हैं जो मेडिसिन एक साथ में बहुत सारे मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है ना, या इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट कर दे रही है। अच्छा, एक और चीज थी, अभी मैं ये ग्रुप में एक कुछ ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूँ, है ना, वो उसमें डायग्राम भी आ रहे हैं, है ना, देखे हैं। यस सर। यस सर, देखे हैं। यस सर, देखे। डायग्राम के बाद में क्वेश्चन बहुत इजी सा पूछ लिया है कि ये किस सिस्टम का है, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है हमको, वो जो डायग्राम है उस डायग्राम के लिए, वो तो चलो ठीक है, जो सिस्टम वो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा वो तो ठीक है, लेकिन उस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखना। उन डायग्रामों में जो चीजें लिखी हुई है, जो नाम लिखे हुए हैं, जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो पीको में, वो भी एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, वो भी पढ़ना है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर इतनी चीजें थी। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, आज इसको हम रिवाइज करा रहे हैं। ट्यूसडे से इसको हम नोट्स के हिसाब से पॉइंट वाइज चलेंगे, कि पॉइंट टू पॉइंट जैसे हमने नोट्स में लिखा हुआ है वैसे। और संडे कल इसका थ्योरी टेस्ट रहना है, क्योंकि यहाँ तक एक बार ये वाले संडे दे दो इसका थ्योरी टेस्ट, और एक अगले इसमें भी देना है ना, 2 दिन देना है। तो अगला नहीं, 2 दिन नहीं देना है बेटा, क्योंकि एक आज समझ लो और आज दिन भर पढ़ लो, और मंडे के दिन इसका एमसीक्यू दे दो, ठीक है, 4th चैप्टर का एमसीक्यू दे दो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहते हैं, तो जितने ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव तो इस चैप्टर में जो पीछे में मैंने ऐड किए हैं वो मैं आज सेंड कर दूंगा, है ना, कल सेंड ही नहीं कर पाया, आज मैं सेंड कर सर दूंगा। इसी चैप्टर से 2 टेस्ट होंगे। इसी चैप्टर के कल तो थ्योरी रहेगा बेटा, कल संडे है तो तुम लोग थ्योरी वाले हो, और यस एमसीक्यू सर। में ऑब्जेक्टिव। चलो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी ने अगर नोट करके रखा हुआ है तो वो बता दो, तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से इसको रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। बता, है किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं है तो मैं मेरे हिसाब से चल लूँ मैं फिर, है ना। अच्छा, ये एक बच्ची यस कौन सर। है, 1 2 3 4 कौन है? 1 2 3 4 पे कौन है बेटा, नाम अपना मैसेज कर दो जल्दी से, ठीक है। और जो नया प्लान वो हुआ है उस हिसाब से, अगर यहाँ पे नाम शो नहीं करेगा और कोई नया बच्चा रहेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। या एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे को तुरंत ही आंसर चाहिए कि कौन है ना, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा बेटा। अगर आपको पढ़ना रहेगा तो फिर वही चीज रहेंगी, यूट्यूब पे देखो बस, या टेलीग्राम चैनल पे जो चीजें हैं वहां से देख के पढ़ो। यहाँ जो हमने नए प्लान्स चेंज करे उस प्लान में ऐड नहीं रहोगे, ठीक है, इसलिए नाम बताना जरूरी है। अभी तो ठीक है, मंडे तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने बोल रहा था राम, राम है,
हाँ ठीक है राम बेटा, मैसेज या कॉल करोगे क्लास के बाद में, ठीक है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने बताया था कि क्या चीज हो रही है। जैसे यहाँ पे हेल्थ में कोई भी पर्सन है, उसके अंदर में अगर वो फिजिकली फिट है, वो मेंटली फिट है, सोशली फिट है, स्पिरिचुअली फिट है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे हेल्दी पर्सन बोलते हैं, या ये जो स्टेट होती है, कंडीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिवली वो कैसे, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स उसके रिप्रोडक्टिवली वो अगर है फिट है, कोई उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई भी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई भी प्रकार का डिस्फंक्शन नहीं है, तो वो वाली हेल्थ क्या कहला रही है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहला रही। यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या चीज कर रहे थे कि हमको कैसे उसको मेंटेन करना है, क्यों उसको मेंटेन करना है। तो क्या चीज हो रही थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मेन तो ये हो रहा था जब मदर की प्रेगनेंसी चल रही है तो उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है, ज्यादा सही और सही अमाउंट में सही टाइम पर यहाँ पर केयर, एक्सरसाइज और न्यूट्रिएंट मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमको उसके हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस नहीं होते हैं, कैसे हमको केयर करना है ना। फिर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो उन प्रॉब्लम्स में क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे एल्डोसेंट स्टेज आती है। एल्डोसेंट स्टेज में हमने यौन आरंभन पढ़ा था उधर साइड में, है ना। क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी के फिजिकली चेंजेस होते हैं, है ना। इमोशनली हम चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इमोशनली चेंजेस में क्या दिक्कत होती है, जैसे फैमिली वाले हो गए, फैमिली की पूरी पुराने जो परंपराएं वगैरह है, कभी जब भी ऐसा होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमको फैमिली के साथ में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, हमको सोसाइटी के साथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसी हमको कुछ यहाँ पर दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड अगर कोई चीज नहीं पता है तो वो उस टाइम में दिक्कत होना है, प्रेगनेंसी के टाइम में दिक्कत होना है, प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे केयर रखना है वो चीज नहीं पता होता है, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में बेबी की कैसे केयर करना है, उसको क्या फूड मटेरियल देना है, उसको कैसे एक्सरसाइज करवाना है, कैसे उसके भी हाइजीन मेंटेन करना है, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसमें कि क्या था यहाँ पे परिवार नियोजन प्रोग्राम। ये क्या था, 1951 में चला गया था, 1951 में चलाया गया था। और इसमें क्या चीज बोली थी कि जो फैमिली है यहाँ पर मदर्स के बारे में और बेबी के बारे में उसमें केयर दी जा रही थी। उसके बाद फैमिली, इसका नाम 1977 1978 के बीच में क्या किया था, इसका नाम बदल दिया था, और नाम बदल के क्या कर दिया था यहाँ पे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया था। और जिसमें अब क्या किया था कि जो मदर है उसके साथ साथ में बेबी भी जब तक एडोलेसेंट एज तक नहीं आ जा रहा है यहाँ पे, या प्यूबर्टी एज जब तक उसकी चालू नहीं हो जा रही, तब तक उसको क्या केयर देना है, क्या चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, है ना। फिर इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, है ना, जिसमें गांव के अंदर में यहाँ पे हमको कैसे हेल्थ मेंटेन करना है वो चीज बताते हैं। टाइम पर वैक्सीनेशन करना, मदर्स की केयर करना, बेबी की केयर करना, ये सारी चीजें थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे व्यापक ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए थे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या किया था कि सारे बच्चे, मदर्स जो प्रेग्नेंट मदर वगैरह, उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा था ताकि वो कम्युनिकेबल डिसीज से प्रिवेंट हो सके। ठीक है, फिर आता है RCH प्रोग्राम। RCH में क्या हो रहा था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था ये, कि मदर के साथ साथ में बेबी की भी केयर कर रहे थे। इसी में एक और वर्ड जुड़ जा रहा था, N और A का मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे, एल्डोसेंट हो जा रहा था ये। और इसका हमने सिंबल भी बोले थे यहाँ पे, ये रेड कलर का सिंबल है इसमें, है ना। ये याद रखना, रेड कलर का ट्रायंगल है जो क्या कर रहा था, मदर चाइल्ड और उसकी हेल्थ और इन्वायरमेंट को शो कर रहा था, है ना। इसी में यहाँ पे MARCH हो जा रहा था, तो मैटरनल एल्डोसेंट रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ हो रहा था, है ना, कि यहाँ पे एल्डोसेंट एज तक भी वाले बेबियों को भी क्या कर रहे थे हम, केयर कर रहे थे। फिर सिंपल सा यहाँ पे एक हमने सेंटेंस बोला था कि यहाँ पे परिवार नियोजन संबंधित या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम संबंधित एक लोगो, एक स्लोगन चल रहा था कि हम दो हमारे दो, है ना। लेकिन अभी और ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या चीज कर दी है कि हम दो हमारा एक, ये स्लोगन याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, फिर यहीं पर जो यस
ये प्रोग्राम्स को ही देखते हुए, ये सारी कंडीशनों को देखते हुए क्या किया था, मैं जो मैरिज की एज है वो भी फिक्स कर दी थी, 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए कर दी थी, है ना। फिर यहीं पर एक और चीज हमने पढ़ी थी, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, उल्बी द्रव परीक्षण, है ना, कि हम यहाँ पे जो एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी का क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर क्या हो रही थी, एमनियोटिक कैविटी थी अंदर साइड में, इसमें बेबी ग्रोथ कर रहा था, तो क्या कर रहे थे, एक नीडल से हम यहाँ पे 20 से लेके 25 ml फ्लूइड को निकाल रहे थे। नीडल इंसर्ट करते टाइम हम यहाँ अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम क्या करते रहते हैं, स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि हमारी नीडल कहाँ पर जा रही। 15 से 20 ml या 15 से 25 ml हम यहाँ से फ्लूइड निकाल लेते हैं और इसका फिर डीएनए टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं ये, कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फिजिकल उसमें एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, इस कैविटी के अंदर में कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, है ना, बेबी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हम देखने के लिए एमनियोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा भी क्या हो रहा था, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते थे, जो जिसमें क्या हो रहा था, लड़की अगर है तो उसकी डेथ करवा दे रहे थे या एबॉर्ट करवा दे रहे थे उसको, इसीलिए एमनियोसिंथेसिस के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया है ना। और इसमें ये कब कर सकते हैं हम, यहाँ पे 16वें से 18वें सप्ताह तक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और याद रखना, फीमेल फिटियोसाइट। फोटियोसाइट, सॉरी, ये इसको बोलते हैं क्या, कन्या भ्रूण हत्या, है ना, कन्या भ्रूण हत्या। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है। फिर जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहला रहा था, फिर डेमोग्राफी कहला रहा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कहीं पर भी कोई एरिया में, कोई पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में कितने पर्सन रह रहे हैं, क्या अनुपात में रह रहे हैं, कैसे उनकी ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। जनसंख्या की गणना करना, पर्सनों की काउंटिंग करना क्या कहला रहा था, सेंसस कहला रहा था। अध्ययन करना क्या है, डेमोग्राफी, है ना। काउंटिंग करना क्या है, सेंसस कहला रहा था, है ना। फिर यहाँ पर ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या के क्या हानि हो रही है ना, ये वाली चीजें पता है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो पुरानी वाली क्लास देखे, ठीक है। फिर आती है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आ रहा था, एक और वो था, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, उस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का जो एक सिंबल था, है ना, जिसमें क्या हो रहे थे, जो पहले था, जिसका मतलब ये जो अपना डाक टिकट रहता है ना, डाक टिकट बनाया गया था। तो उसमें क्या चीज हो रही थी, एक मेल था, एक फीमेल थी और 2 उसके बच्चे थे, और साइड में क्या बना हुआ था, एक ट्रायंगल बना हुआ था। ये वाला लोगों में को सारे लोग सर्च करके सेंड करेंगे। और उसके ऊपर जो कोटेशन लिखी हुई थी, वो कोटेशन क्या लिखी हुई थी, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये चीज लिखी हुई थी उसमें। ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का लोगो सेंड करना है, जो भारत के डाक टिकट पे छपा है, ठीक है। और उसके ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आएगा फिर से करना, आएगा, है ना। फिर इसके बाद में क्या चीज हुई थी, यहाँ पे ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही क्या करा है, कुछ प्राइवेट, जैसे प्राइवेट और सरकारी जो है एनजीओ वगैरह, उन लोगों ने क्या किया था, अकेली बेटी वाला, मतलब सिंगल गर्ल्स चाइल्ड वाले परिवारों को स्पेशल फैसिलिटियां दे रहे थे, कि जिस परिवार में सिर्फ एक लड़की है और
और मतलब क्या है, एक सिर्फ सिंगल लड़की है, मतलब एक ही बेबी है लेकिन सिंगल लड़की है, और उनने फिर आगे के लिए कॉन्ट्रासेप्शन की किसी मेथड का यूज कर लिया, मतलब वो अब आगे कोई बेबी नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को कुछ स्पेशल फैसिलिटियां दे रहे थे, जैसे उनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे थे बच्चों के लिए, उनको कुछ ऐसे इकोनॉमिकली हेल्प कर दे रहे थे, उनके बच्चे के एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये ऐसी भी कुछ चीजें चल रही है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एनजीओ वगैरह है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है कुछ, वो लोग ऐसी चीजें भी चला रहे हैं यहाँ पे। मेन तो यही था उसमें कि जो अभी अभी ये शायद वो एक क्या है, लाडली लक्ष्मी योजना शायद, है ना, लाडली लक्ष्मी योजना, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है कि अगर सिंगल एक बेबी लड़की है तो उसको स्कॉलरशिप मिल रही है 12th वगैरह तक, 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह के लिए। तो ये चीजें भी चला रहे हैं, क्या के अंतर्गत आ रही है, ये भी किसके अंतर्गत आ रही है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया गया एक सब प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की बात कर रहे थे, तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में क्या चीज हो रही थी कि जहां पर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करना चाह रहा है वहां पर ये यूज कर रहे थे। फिर हमने बोला था कि क्या चीजें होना चाहिए, उसके लक्षण मतलब कैरेक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए था, यूज आसानी से हो जाना चाहिए था, मतलब इजिली अवेलेबल होना चाहिए था, है ना, उसका स्टोरेज इजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट इजी होना चाहिए, बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में भी लेने पर भी उसने अपना वर्क बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ये एक अच्छे या गुड कॉन्ट्रासेप्शन के कैरेक्टर्स है जो उसमें होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स की बात करी थी हमने, यहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंटली मेथड की बात करी थी। तो टेम्परेरी मेथड्स में क्या चीज आ रही थी, जैसे यहाँ पे रिदम मेथड आ रही थी, तो इसमें क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का काउंटिंग देख रहे थे कि जैसे 28 डे का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उस टाइम में क्या हो रहा था, यहाँ पे 11वें से लेके 16वें दिन तक ओवुलेशन या एग के प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो उस टाइम में यहाँ पे सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में नहीं आना था, है ना। उसके बाद में यहाँ पे विड्रॉल मेथड थी। विड्रॉल मेथड में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे सेक्सुअली कांटेक्ट में आने पर जब इंसेमिनेशन हो रहा था तो क्या चीज होना था, दोनों को पर्सनों को अलग हो जाना चाहिए था, है ना। फिर यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स के अंतर्गत में आ रही थी ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी में क्या चीज हो रही थी, सीधे से याद रखो, ट्यूबेक्टॉमी मतलब फेलोपियन ट्यूब याद रखो, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज कर लेता है ना। तो ट्यूबेक्टॉमी किसमें हो रही थी, फीमेल में हो रही थी, और फेलोपियन ट्यूब को काट के हम बांध दे रहे थे। वैसेक्टॉमी में क्या हो रही थी, यहाँ पे मेल में हो रही थी और उसको काट के हम बांध दे रहे थे, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं आ पा रहे थे। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया था कि अगर एक पर्सन में वैसेक्टॉमी कर दी गई है तो क्या वो जो प्रेग्नेंट मतलब सीमन है उससे एग मतलब एग फर्टिलाइज हो पाएगा क्या, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या चीज है, सिर्फ यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड है, प्रोस्टेट फ्लूइड है, बर्थोलिन फ्लूइड्स है, ये बस वहाँ पे फ्लूइड्स प्रेजेंट है, बाकी दूसरी किसी भी मतलब वहाँ पे उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, है ना। या वो पूछता है उसके सीमन में क्या वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे, तो वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट नहीं रहेंगे। बेटा वीडियो कुछ का चल भी नहीं रहा है ना, वीडियो नहीं चल रहा है किसी चीज का भी, स्क्रीन भर दिख रही है बेटा, राम स्क्रीन भर दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसमें याद रखना मेन कॉपर में क्या रहते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन एजेंट्स रहते हैं जो धीरे धीरे बॉडी से सिक्रीट होते रहते हैं और यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देते हैं या ओवा को फर्टिलाइज नहीं होने देते हैं ना। यहीं पर क्या चीज आ रही थी, दूसरी मेथड्स भी आ रही थी, जैसे डायफ्राम हो गया, कैप हो गया, फॉर्म हो गया, जेली हो गया, फीमेल कंडोम हो गया, मेल कंडोम हो गया, इनका भी यूज कर रहे थे हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के लिए। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बेटा, नेटवर्क में जाओ, फिर नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क में जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर आ रही थी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में हमने बोला था कि ये दोनों प्रकार की हो सकती है, इसी को क्या बोलते हैं, बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों चीजें हो सकती है। और दोनों में क्या हो रहा था, या तो फैलोपियन ट्यूब या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहीं पे अच्छे से स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है, या ओवा टाइम पे फर्टिलाइज नहीं मतलब ओवुलेशन टाइम पर नहीं हो रहा है, हार्मोनल कुछ चेंजेस है जिसके कारण क्या हो सकती है, यहाँ पे इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल में क्या चीज हो रही थी, यहाँ स्पर्म काउंट नहीं हो रहा था, हेल्दी स्पर्म नहीं
बन रहे थे, है ना, अच्छे मोटिलाई स्पर्म नहीं बन रहे थे, तो वो क्या हो सकती थी, मेल इनफर्टिलिटी। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आईवीएफ मेथडों का यूज कर रहे थे। और आईवीएफ मेथडों में क्या चीज कर रहे थे हम यहाँ पे, वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे थे, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे थे, और गिफ्ट कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे थे, लेबोरेटरी के अंदर में क्या कर रहे थे, हम फर्टिलाइजेशन करा रहे थे। जब एम्ब्रियो और जाइगोट की स्टेज आ रही थी, तो उस एम्ब्रियो या जाइगोट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे रहे थे, है ना। दूसरी चीज, जब ऐसा हो रहा था कि हम वो फर्टिलाइज किया हुआ एक इम्प्लांट नहीं हो सकता है जिस मदर में, तो उसके लिए हम एक दूसरी मदर यूज कर रहे थे। उस मदर को क्या बोल रहे थे, सैरोगेट मदर बोल रहे थे। कभी जब भी और क्या चीज हो रही थी, जैसे यहाँ पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो रही थी और बेबी की अगर डेथ हो जा रही थी, तो उस बेबी को या मरे हुए बच्चा जब बर्थ लेता है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे स्टील बर्थ बोल रहे थे, है ना। फिर अब बारी आती है एबॉर्शन की। तो एबॉर्शन में क्या चीज हो रही थी कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देना, बाहर हटा देना ही क्या कहला रहा था, एबॉर्शन कहलाता है। दो टाइप का रहता है, स्पॉन्टेनियस मतलब प्राकृतिक या स्वतः। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मतलब स्वतः गर्भपात, जो किसी रीजन से अपने आप हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, मिसकरेज भी बोलते, हो सकता है हार्मोनल चेंजेस के कारण हो जाए, स्मोकिंग वगैरह कर रही हो फीमेल तो हो जाए, अल्कोहल ले रही है तो हो जाए, कोई ड्रग्स वगैरह ले रही है तो, सर्वाइकल रीजन या रिप्रोडक्टिव रीजन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है ना। दूसरा टाइप आ रहा था यहाँ पे इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन का मतलब ये हो रहा था कि प्रेरित, है ना, प्रेरित मतलब कराया हुआ। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, वैक्यूम एस्पिरेशन कर रहे थे, हम सर्जिकल रिमूवल कर रहे थे। वैक्यूम एस्पिरेशन में बताया था, एक वैक्यूम मशीन रहती है, उससे क्या करते हैं, अंदर जो इम्प्लांटेशन हुआ है उसको हम यहाँ पे निकाल ले रहे थे। सर्जिकल में क्या कर रहे थे, हम सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव कर ले रहे थे। और यहाँ पर जो हम सर्जिकल सर्जरी करते हैं, उसमें हम एक स्कोप का यूज करते हैं अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लैप्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। फिर यहीं पर इस चीज को लीगली और इलीगली दोनों चीजें से हो रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में एक एक्ट बनाया था, एमटीपी एक्ट, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें कुछ कंडीशनें दी थी, जिसमें हम क्या कर सकते थे, 12 सप्ताह तक की या 12 वीक तक की जो 20 वीक तक की जो प्रेगनेंसी हो रही थी, उसको हम यहाँ पे रिमूव कर पा रहे थे, है ना। और उसमें क्या कंडीशनें दी थी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होना चाहिए, फिजिकल एब्नॉर्मलिटी होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन होना चाहिए जिसमें मदर और बेबी अपनी लाइफ से सरवाइव कर जाएंगे। तो अगर ऐसी चीज हो रही है, तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पे एमटीपी का यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर सहेली के लिए याद रखना, सीआरआईडी द्वारा बनाई गई थी पहली कॉन्ट्रासेप्शन ओरल पिल्स थी, है ना, जो कहाँ पर स्थित है, और लखनऊ में, ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है तो अब क्लियरली बोलो। इतनी चीजें थी इस चैप्टर में, है ना। क्रॉस क्वेश्चंस भी बता दी हूँ कि यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन जो तुमको लिखने थे, है ना, और आज मैं कुछ चीजें और ये भी सेंड कर दूंगा। सर, हाँ, गोनोरिया और ये सिफिलिस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और हेपेटाइटिस बी जो डिसीज है। उसमें क्या क्या नहीं आया समझ में? सर वो समझ में नहीं आ पा रहा है, यानी उसके क्वेश्चंस कैसे उसके लगाए तो मुझे बन नहीं पा रहा है। क्वेश्चंस बेटा उसके साइन सिम्टम्स पता होना चाहिए। ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ, कहाँ गया, साइन सिम्टम्स पता होना चाहिए, क्या और किसके कारण हो रहा है, ये मेन है उसमें। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। क्या चीज कर रहा है वो, यहाँ पे फीमेल और मेल, मतलब मेन तो फीमेल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पेनफुल यूरिनेशन होता है। पेनफुल यूरिनेशन मतलब हल्के हल्के यहाँ पे रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, हल्के से अल्सर जैसे बनने लग जाते हैं, और जब यूरिन पास कर रहे हैं तो पेन होता है, ठीक है।
क्या बेबी के ऊपर इफेक्ट कर दे रहा है, तो बेबी के ऊपर उस ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन अगर बढ़ गया तो। मेडिसिन में अगर मेडिसिन का अगर पर्टिकुलर अगर बोलते हैं कि कौन सी मेडिसिन यहाँ पे, तो फिर पेनिसिलिन मेन हो जाती है, ये पेनिसिलिन का हम यूज कर रहे हैं। और अगर नॉर्मली पूछना है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी सबसे अच्छी मेथड्स है ऐसे, तो यहाँ पर देखो कोई भी डिसीज के लिए याद रखो कि यहाँ पे कोई भी डिसीज अगर हो रही है तो उसके लिए सबसे अच्छी मेथड होती है पहले से उसकी केयर करना, कि अगर हम उसकी पहले से अगर केयर करते हुए चल रहे हैं तो हमको वो डिसीज ही नहीं होना है ना। पहले से हम सारी मतलब पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए चलना है। यहाँ पे सेक्सुअली कांटेक्ट में अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनानी है, तो वो डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए तीनों में। ठीक है, ये चार्ट याद होना चाहिए, बस इसी में से है सारे। और किसी को कोई दिक्कत? सर सोनोग्राफी की प्रक्रिया क्या है सोनोग्राफी की? सोनोग्राफी में दरअसल क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकना। सोनोग्राफी में क्या चीज हो रही है, हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर रहे हैं ना, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं और हम अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं बेबी के कि कैसे है कैसे नहीं। अभी सेकेंड टाइम जब कनेक्ट करूंगे ना मैं उसका वीडियो दिखा दूंगा, है ना। एमनियोसेंटेसिस का वीडियो दिखा रहा हूँ, एमनियोसेंटेसिस का दिखा रहा हूँ और ठीक है अल्ट्रासाउंड का दिखा रहा हूँ, है ना। ये दो वीडियो अभी मैं जस्ट जब दूसरी बार कनेक्ट करूंगे तब दिखा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या कर रहे हैं हम, दरअसल यहाँ पे अलग अलग टेस्ट हो रहे थे, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। अब अल्ट्रासाउंड में क्या हो रहा है, हमको स्ट्रक्चर दिख जाता है कि कैसे कहाँ पर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कैसे किस प्रकार के टिश्यूज हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, कौन सा पार्टिकल्स बना हुआ है, कहाँ पे कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाई अल्ट्रासाउंड साउंड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसी चीज अगर हम बात करें एक्सरे और सीटी स्कैन एमआरआई की, तो एक्सरे में हमको एक विजुअल इफेक्ट मिलता है और 2D स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। सीटी स्कैन एमआरआई में हमको 3D स्ट्रक्चर मिलते हैं, मैग्नेटिक इमेज मिलती है, जिसके कारण अगर एक छोटी से अगर एक टिश्यूज में अगर एक टिश्यूज का बहुत छोटा सा एरिया भी अगर कहीं पे गड़बड़ हुआ है तो एमआरआई सीटी स्कैन से हमको पता चल जाता है, एक्सरे से ये चीज पता नहीं चलती। सेम यहाँ पर हम जो अल्ट्रासाउंड है उससे भी हम क्या कर पा रहे हैं, बेबी जब ग्रोथ कर रहा है, बेबी की मदर के अंदर में वो कैसे मूवमेंट्स कर रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ के स्ट्रक्चर में उसमें डिफेक्ट आ गया, किस उस स्ट्रक्चर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कितना वाइड होना चाहिए, ये सारी चीजें हमको दिख जाती है। कोई एब्नॉर्मल वहां पे अगर अंदर साइड में कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, कहीं पे स्वेलिंग वगैरह आ गई है, तो वो सारी चीजें भी हमको अल्ट्रासाउंड में दिख जाती है। करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जेल लेते हैं और जाइलोकिन जेल रहता है जो थोड़ा सा क्या कर देता है, मदर के जो पेट है उसको वो एनेस्थीसिया के जैसे कार्य करता है ना, कि उसके सेंसेशन कुछ कम कर देता है। फिर एक जो हैंडल रहता है वो हैंडल क्या कहलाता है, प्रोब कहलाता है ना। जो हैंडल रहता है वो प्रोब कहलाता है और उसको हम मदर के पेट पर रखते हैं और सामने क्या लगी रहती है, स्क्रीन से वो कनेक्ट रहता है, जिससे साउंड वेव जाती है और वो स्क्रीन के ऊपर हमारे को सारे स्ट्रक्चर दिखा देता है। अब क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली अगर सजेस्ट करते हैं तो अगर हम प्रेगनेंसी टाइम की बात करें तो हमको 3 बार भर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। एक बार जब स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, जब साइंस सिम्टम्स हमको प्रेगनेंसी के दिखाई देते हैं उस टाइम में, एक जब 6-7 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तब कराना चाहिए, और एक जब करते हैं इमरजेंसी पड़ जाती है और 7वां-8वां मंथ जब मतलब 8वां-9वां मंथ चल रहा है, जस्ट डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम में यहाँ पे सोनोग्राफी करती है कि बेबी की पोजीशन क्या है, कहाँ पर वो प्रेजेंट है, ये चीज देखने के लिए। क्यों बार बार कुछ लोग रहते हैं कि हर 2-3 महीने में करवाने के लिए होते रहते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हुई सोनोग्राफी कर दो, कुछ फैमिली वाले ऐसे फोर्स करते हैं, बार बार नहीं कराना है, क्योंकि वहां पर क्या चीज हो रही है, चांसेस रहते हैं कि बेबी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स हो जाए, है ना, कोई किसी प्रकार का कोई कैंसर प्रोड्यूस हो जाए, इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाए, है ना, ये चीजें हो सकती है। इसीलिए हम बार बार सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है जी सर। हाँ 5 मिनट बाद ज्वाइन करना है ना, 5 मिनट बाद ज्वाइन करना है सारे लोगों को। अभी ये जो अब डिस्कनेक्ट हो रहा है इससे, है ना,
ठीक है, 5 मिनट बाद मतलब 45 पे करो ताकि मैं वीडियो ढूंढ सकूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियो, तो मेरे को पहले वीडियो ढूंढना भी पड़ेगा ना कि कहाँ पर है ना। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट बाद ज्वाइन करो, मतलब 43 से कनेक्ट करना चालू करना। ठीक है, ठीक है, 43 से कनेक्ट करना चालू करो।